हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे टीडीबीएफपी रोलिंग एंड लोडिंग ऑपरेशन इन डीसीएस। डीसीएस में हम लोग टीडीबीएफपी का रोलिंग कैसे करते हैं, उसको हम लोग लोडिंग कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं इन डीसीएस में। आपको कंट्रोल रूम में डीसीएस में हम लोग टीडीबीएफपी को कैसे रोल करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, लोडिंग कैसे करते हैं, इसका मैं डिटेल प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग इसमें लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कमेंट आए थे कि सर टीडीबीएफपी का हम लोग लोडिंग कैसे करना, टीडीबीएफपी का हम लोग रोलिंग कैसे करते हैं इन डीसीएस में, उसका स्टेप्स बाय स्टेप हमको बताइए। तो मैं आपको डीसीएस में पैनल में आपको दिखाऊंगा कि टीडीबीएफपी का रोलिंग एंड लोडिंग कैसे करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑपरेशनल इंजीनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप ले, मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, टीडीबीएफपी को हमको स्टार्ट करना है। टीडीबीएफपी आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में है और आपको इनिशियल कंडीशन से टीडीबीएफपी को कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे उसको रोलिंग करते हैं, सबसे पहले क्या स्टेप्स लेते हैं, उसके बाद क्या स्टेप्स लेते हैं, मैं आपको इसमें डिटेल से बताता हूँ। मान लीजिए कि अभी आपका टीडीबीएफपी स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। तो टीडीबीएफपी को स्टार्ट करने से पहले आपका 2-3 इक्विपमेंट रनिंग एंड हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम चार्ज होना चाहिए। सेकंड, आपका एटलीस्ट 1 CEP इन रनिंग कंडीशन होना चाहिए और उसका हेडर प्रेशर एडिक्वेट होना चाहिए। 3 CEP है, एटलीस्ट 1 CEP शुड बी इन सर्विस। CEP का क्या काम है टीडीबीएफपी में? तो टीडीबीएफपी का जब आपका एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम CEP से ही उसको स्प्रे देते हैं। तो इसके लिए टीडीबीएफपी को स्टार्ट करने से पहले आपका CEP रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। दूसरा, टीडीबीएफपी सक्शन कहाँ से लेता है? तो डिएरेटर से लेता है। तो डिएरेटर का लेवल आपका एडिक्वेट होना चाहिए। जनरली हम लोग 2400 से 2450 mmWc हम लोग मेंटेन करते हैं। CEP चला के ही हम लोग डिएरेटर का लेवल मेंटेन करते हैं। तो आपका CEP रनिंग कंडीशन में होना चाहिए और वहाँ से जितना भी कंडेंसेट सिस्टम है, CEP से लेकर आपका जो GSC जो आपका ग्लैंड स्टीम कंडेंसर है, वहाँ से ड्रेन कूलर से एल्पीटर 1, एल्पीटर 2, एल्पीटर 3 होता हुआ आपका डिएरेटर में जो वाटर जाता है, तो ये सारा पाथ आपका अवेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। कि आपका मान लीजिए कि डिएरेटर का लेवल किसी कारण से डाउन होता है तो आपको CEP से आप इस लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए CEP आपका रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, डिएरेटर का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। और टीडीबीएफपी में आपका टरबाइन ड्रिवन है नहीं, आपका एक MDBFP होता है जो कि मोटर ड्रिवन बॉयलर फीड पंप होता है। एक आपका TDBFP है, टरबाइन ड्रिवन बॉयलर फीड पंप होता है। तो आपके प्लांट में 3 BFP होता है, एक आपका मोटर ड्रिवन BFP होता है, 2 आपका टरबाइन ड्रिवन BFP होता है। मोटर ड्रिवन के लिए आपका मोटर रहता है, मोटर को आप स्टार्ट करते हैं, उससे आपका बूस्टर पंप और BFP सब स्टार्ट हो जाता है, रनिंग कंडीशन में आ जाता है। और TDBFP के लिए आपका टरबाइन से आपका सारा चाहे बूस्टर पंप हो या बॉयलर फीड पंप हो कपल रहता है। तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए आपके पास स्टीम अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पे टीडीबीएफपी को रनिंग करने के लिए आपके पास 3 सोर्स है स्टीम का। एक आपका APRDS सिस्टम से है, एक आपका CRS लाइन से है और एक आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम है जो IP टरबाइन से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 सोर्स है आपका टरबाइन को रोल करने के लिए। तो इनिशियल कंडीशन में मान लीजिए कि आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम नहीं है तो हम लोग उसमें APRDS सिस्टम से ही टरबाइन को रोलिंग करेंगे। तो आपका APRDS सिस्टम चार्ज होना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम आपका हेल्दी होना चाहिए, इसके बाद ही हम टीडीबीएफपी को रोलिंग करने के लिए जाएंगे। तो मान लीजिए कि सारा सिस्टम अवेलेबल है, अब आपको टीडीबीएफपी को रोलिंग करना है। तो सबसे पहले आपका TGECW सिस्टम हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए। TGECW सिस्टम, ये TGECW सिस्टम का क्या काम है भाई? देखिए, टरबाइन
टर्बो जनरेटर इक्विपमेंट कूलिंग वाटर, जो आपका टरबाइन साइड में जो भी इक्विपमेंट है सबको उसको कूल करने के लिए आपका TGCW सिस्टम होता है, जिसमें आपका टोटल 3 पंप होता है। 2 पंप आपका रनिंग कंडीशन में होता है, 1 पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। इसका जो सक्शन प्रेशर आप देखिएगा वो 3.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होता है, और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है वो 5.86 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और इसमें PHE रहता है, आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर रहता है, जिसको इसको कूल करने के लिए आपका ACW सिस्टम आता है, एक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम होता है। ओके, तो TGCW सिस्टम को आपको चार्ज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 TGCW पंप आपका सर्विस में होना चाहिए। तो TGCW सिस्टम का क्या काम है TDBFP में? तो TDBFP में जो हम लूब ऑयल सिस्टम यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसको कूल करने के लिए आपका TGCW सिस्टम का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपका कूलर रहता है। आप जब आपका TDBFP का लूब ऑयल सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका 2 कूलर होता है। एक कूलर आपका सर्विस में रहता है, दूसरा कूलर स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। तो उसी कूलर में हम लोग लूब ऑयल सिस्टम को कूल करते हैं। इसका हीट जो है वह TGCW DM वाटर लेता है, और TGCW DM वाटर खुद अपना हीट किसको एक्सचेंज करता है? वह ACW एक्सिलरी कूलिंग वाटर सिस्टम को हीट ट्रांसफर करता है। ओके, तो आपको सबसे पहले TGCW सिस्टम को चार्ज कर लेना है, ठीक है। सेकेंड, इसके बाद आपको लूब ऑयल सिस्टम को चार्ज करना है। लूब ऑयल सिस्टम, लूब ऑयल सिस्टम क्या है? तो फ्रेंड, आप TDBFP का जो ऑयल सिस्टम देखिएगा इसमें आपका 2 LOP होता है जो कि AC ड्रिवन होता है, AC मोटर ड्रिवन होता है। 2 LOP, LOP A एंड LOP B। इसमें से एक LOP आपका सर्विस में रहता है, दूसरा LOP स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, ठीक है। एक आपका DC EOP होता है, ये DC मोटर ड्रिवन होता है। ये इमरजेंसी कंडीशन में कि अगर आपका जब AC ड्रिवन LOP 1 एंड 2 दोनों अगर ट्रिप हो जाता है तब DC EOP आपका स्टार्ट हो जाता है। और एक आपका AC ड्रिवन JOP होता है, टरबाइन को लिफ्टिंग करने के लिए। ओके, तो आपका लूब ऑयल सिस्टम को पहले आपको स्टार्ट कर लेना है। पहले DC EOP स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम AC जो LOP स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद DC EOP को हम लोग बंद कर देते हैं। तो आपका एटलीस्ट 1 LOP स्टार्ट होना चाहिए। और जितना भी आपका बियरिंग सिस्टम है, चाहे बूस्टर पंप का हो या आपका टरबाइन का हो या बॉयलर फीड पंप का हो, गियर बॉक्स का हो, सब जगह आपका लूब ऑयल सिस्टम चार्ज हो जाना चाहिए। इसमें एक आपका लूब ऑयल का इनलेट लाइन होता है, दूसरा एक लूब ऑयल का आउटलेट लाइन होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लूब ऑयल लाइन आपका किसी, जैसे आपका DE साइड बियरिंग हो या ND साइड बियरिंग हो, उसमें आपका लूब ऑयल सिस्टम चार्ज हो गया, बियरिंग में आपका ऑयल का फ्लो हो रहा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो उसके रिटर्न लाइन में जो लूब ऑयल सिस्टम का जो रिटर्न लाइन होता है ईच एंड एवरी बियरिंग में, तो उसमें आपका एक व्यू ग्लास लगा रहता है जहां से आप ऑयल का फ्लो देख सकते हैं। अगर आपका व्यू ग्लास में ऑयल लेवल दिख रहा है, इसका मतलब ऑयल का फ्लो हो रहा है। सिंपल फंडा है ये। तो इस प्रकार से हम लोग ईच एंड एवरी बियरिंग साइड में लूब ऑयल सिस्टम को हम लोग चार्ज कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेप आपका क्या हो गया? लूब ऑयल सिस्टम को चार्ज करना है। थर्ड जो हम लोग देखिए, हम सारा चीज़ आपको दिखाएंगे DCS ऑपरेशन में करके, अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता रहा हूँ। थर्ड जो हम लोग स्टेप करेंगे, इसमें फीड वाटर लाइन, फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करेंगे। फीड वाटर सिस्टम चार्ज करेंगे मीन्स आपका डायरेक्टर से ये फीड वाटर सक्शन लेता है, कहाँ पे जाता है? आपका बूस्टर पंप में जाता है। बूस्टर पंप में क्या करता है? इसका प्रेशर को 12 से 14 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज करता है, ठीक है। वहाँ से आपका बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज है वो बॉयलर फीड पंप में जाता है, और वहाँ से इस प्रेशर को इंक्रीज करके 180 200 तक जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये मेंटेन करता है। और वहाँ से ये एस्पीटर 5A 5B 6A 6B से होता हुआ फीड कंट्रोल स्टेशन में आता है, और वहाँ से आपका इकोनोमाइजर कॉइल से होता हुआ ड्रम में जाता है वाटर, ठीक है। तो आपको फीड वाटर लाइन को धीरे धीरे इसमें चार्ज कर लेना है पहले से, ठीक है। आपका इसी में आपका बकेट स्टेनर होता है, फिर आपका कोनिकल स्टेनर होता है। बकेट स्टेनर जो होता है वो डायरेक्टर से बूस्टर पंप के सक्शन लाइन में होता है, और कोनिकल स्टेनर जो होता है वो बूस्टर पंप का जो डिस्चार्ज, जो बॉयलर फीड पंप का सक्शन लाइन है, उसमें आपका कोनिकल स्टेनर रहता है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड स्टेप क्या करेंगे कि फीड वाटर सिस्टम को चार्ज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि आपका फीड वाटर लाइन को कैसे चार्ज करना है, लूब ऑयल सिस्टम को कैसे चार्ज करना है, TGCW को कैसे चार्ज करना है, सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑपरेशन डिटेल बताया। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट
टरबाइन ड्रिवन सिस्टम TDBFP पे जाएंगे, आपको डिटेल वहाँ पे आपको गवर्निंग सिस्टम, लुबाइल सिस्टम, सारा चार्जिंग प्रोसीजर मैंने आपको डिटेल से उसमें बताया। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप क्या करते हैं, फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करते हैं। फीड वाटर सिस्टम आपका चार्ज हो गया, आपका सक्शन वाल्व जो है पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, आपका जो भी है ड्रेनिंग वेंटिंग सब आपने करा के उसको क्लोज कर दिया, आपका फीड वाटर लाइन चार्ज हो गया। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप जो हम लोग TDBFP में करते हैं वो आपका टरबाइन का लाइनअप करते हैं। टरबाइन लाइनअप करते हैं। टरबाइन का हम लोग फोर्थ स्टेप जो है वो TDBFP का लाइनअप करते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका देखिए LOP आपका रनिंग कंडीशन में है ऑलरेडी, तो यहां पे हम लोग GOP को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, GOP को स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आपका इससे टरबाइन लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, GOP को स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग जो उसका टर्निंग गियर है, टर्निंग गियर वाल्व को हम लोग ओपन कर लेते हैं। टर्निंग गियर वाल्व को ओपन करते हैं और आपका टरबाइन बारिंग गियर पे आ जाता है। TDBFP का जो टरबाइन है वो आपका बारिंग गियर पे आता है और डिपेंड अपॉन द सेटिंग हम लोग उसका आपका 400 से 450 RPM आ जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या किए, TGCW सिस्टम को चार्ज किए, उसके बाद लुबाइल सिस्टम को चार्ज किए, फीड वाटर सिस्टम को चार्ज किए, फिर उसके बाद टरबाइन का लाइनअप करके उसको बारिंग गियर पे ले आए। सारा स्टेप इसी स्टेप से हमको करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बार बार ये उठ सकता है कि फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करने से पहले लुबाइल सिस्टम को चार्ज क्यों करते हैं, फीड वाटर को ही चार्ज करते हैं पहले फिर लुबाइल सिस्टम को चार्ज करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि TDBFP जो आपका बूस्टर पंप हो या बॉयलर फीड पंप है वो सक्शन कहाँ से लेता है, बूस्टर पंप आपका डिरेटर से लेता है। डिरेटर में जो फीड वाटर है उसका टेम्परेचर आपका 160 से 170 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जब ये हॉट वाटर बूस्टर पंप में आएगा तो उसको हीट करेगा, उसके बेयरिंग हीट हो जाएगा। तो उसको कूल करने के लिए, बेयरिंग को कूल करने के लिए आपको क्या, लुबाइल सिस्टम चाहिए। इसीलिए फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करने से पहले हम लोग लुबाइल सिस्टम को चार्ज करते हैं, और लुबाइल सिस्टम को चार्ज करने से पहले हम लोग TGCW लाइन चार्ज करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लो आपका बेयरिंग का हीट कौन लिया, लुबाइल सिस्टम। लुबाइल सिस्टम अपना हीट किसको देगा, TGCW को, और TGCW सिस्टम अपना हीट किसको देगा, ACW, और ACW अपना हीट किसको देता है, एटमॉस्फेयर को अपना देता है, क्योंकि कूलिंग टावर में अपना हीट एक्सचेंज करता है। तो ये आपका सब सीक्वेंस बना हुआ है, तो इसीलिए सारा स्टेप एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लुबाइल सिस्टम को जब चार्ज कर लीजिएगा उसके बाद ही आपका फीड वाटर सिस्टम को चार्ज करना है, और फीड वाटर सिस्टम जब एक बार चार्ज हो जाएगा तभी आपको टरबाइन का लाइनअप करना है, मीन्स आपको GOP को स्टार्ट करना है और बारिंग गियर वाल्व को ओपन करना है। अच्छा, बारिंग गियर वाल्व ओपन करने से पहले फीड वाटर सिस्टम को क्यों चार्ज करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखिएगा कि TDBFP का जो बारिंग गियर वाल्व है उसको ओपन करने से पहले आपका फीड वाटर सिस्टम चार्ज होना चाहिए। क्यों, जब आप बारिंग गियर वाल्व को ओपन करते हैं तो वहाँ से लुबाइल का जो सिस्टम है वो टरबाइन को रोटेट करने लगता है। टरबाइन आपका उसमें बहुत सारा टीथ रहता है, गियर रहता है, उसमें स्ट्राइक करता है और आपका टरबाइन रोटेट होने लगता है। टरबाइन जैसे ही रोटेट होता है आपका बूस्टर पंप भी रोटेट करने लगता है, और आपका जो बॉयलर फीड पंप का जो इम्पेलर है वो भी आपका रोटेट करने लगता है, क्योंकि ये सभी क्या है, कपल्ड है थ्रू द टरबाइन शाफ्ट से। टरबाइन रोटेट किया, उससे आपका जो बूस्टर पंप रोटेट करने लगता है और बॉयलर फीड पंप रोटेट करने लगता है। अभी जब मान लीजिए कि आपका फीड वाटर सिस्टम चार्ज नहीं है और आपका इम्पेलर रोटेट करने लगा है, तो अंदर में क्या होगा कि आपका हीटिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और उस हीटिंग होने से आपका पंप डैमेज होने का चांस रहता है। तो उसको कूल करने के लिए आपका फीड वाटर सिस्टम पहले से ही पंप के अंदर होना चाहिए। फीड वाटर सिस्टम जो है वो ऑलरेडी प्रेशर को इंक्रीज करता है, लेकिन साथ साथ वो इम्पेलर को कूलिंग का भी काम करता है। तो इसलिए टर्निंग गियर वाल्व को ओपन करने से पहले आपका फीड वाटर सिस्टम चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका टर्निंग आपका अभी तक TDBFP बारिंग गियर पे आ गया। बारिंग गियर पे अब जनरली 450 RPM तक आपका रोटेट करने लगा। जब आपका बारिंग गियर पे आ गया, फिर इसके बाद हम लोग ग्लैंड स्टीम चार्जिंग करते हैं, ग्लैंड सील स्टीम करते हैं, चार्जिंग फ्रॉम PRDS। ये PRDS सिस्टम से स्टीम लेके इसका ग्लैंड स्टीम को हम लोग चार्ज करते हैं, क्योंकि TDBFP के दोनों एंड में आपका लिवरिन सील रहता है और जहाँ से आपका एयर इंग्रेस होने का चांस रहता है। ठीक है, और दूसरा
जब हम लोग स्टीम से रोलिंग करते हैं तो स्टीम बाहर निकलने का चांस रहता है। तो इनिशियल कंडीशन में जब आपका टरबाइन बारिंग गियर पे है और आप सील स्टीम सिस्टम को चार्ज नहीं करते हैं और कंडेंसर से इसको कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि टीडीबीएपी का जो एग्जॉस्ट रहता है वो कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है, कंडेंसर आपका वैक्यूम में है, तो इट मीन्स आपका टरबाइन का अंदर का पोर्शन कनेक्टेड टू द वैक्यूम हो जाता है। और अगर आप टरबाइन के दोनों एंड में अगर आप सीलिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वहाँ से एयर इनग्रेस होगा और वो एयर थ्रू द टरबाइन टीडीबीएपी एग्जॉस्ट आपका कंडेंसर में एयर जाएगा और कंडेंसर के वैक्यूम को डिटोरिएट कर सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टरबाइन के दोनों एंड में ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम को चार्ज करते हैं थ्रू द पीआरडीएस सिस्टम से आता है, और हम लोग टीडीबीएपी जो टरबाइन के दोनों एंड में सील स्टीम सिस्टम को हम लोग चार्ज कर देते हैं। इसका भी क्राइटेरिया है कि जब तक इसका टेम्परेचर 240-250 डिग्री के आसपास नहीं आ जाए तब तक आपको सील स्टीम सिस्टम में स्टीम इंटर नहीं कराना है। जिनमें अगर कोल्ड है तो 220 के आसपास, हॉट है तो 270 तक आपको टेम्परेचर लेके जाना है, तभी आपको ग्लैंड सील स्टीम सिस्टम को चार्ज करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कनेक्टेड टू द वैक्यूम, टरबाइन टीडीबीएपी का जो टरबाइन है उसको कनेक्टेड टू द वैक्यूम कीजिए। ठीक है, टीडीबीएपी का जो टरबाइन है इसको आप वैक्यूम के साथ कनेक्टेड कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है, ताकि आपका ग्लैंड स्टीम सिस्टम चार्ज हो गया, इसके बाद आपका जो टीडीबीएपी का जो एग्जॉस्ट है उसको कंडेंसर के साथ कनेक्ट कीजिए। इसमें पहले इसका एक बटर आपका बाईपास लाइन है, बाईपास लाइन को पहले ओपन कीजिए ताकि आपका प्रेशर इक्वलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपका बड़ा सा जो बटरफ्लाई वाल्व होता है उसको आपको ओपन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है कनेक्ट टू द वैक्यूम, वैक्यूम के साथ आपका कनेक्शन हो गया। इसके बाद अब आपका जो फर्दर स्टेप है गवर्निंग जो रैक है टीडीबीएपी का, गवर्निंग रैक चार्जिंग कीजिए। देखिए 17 मीटर पे आपका टीडीबीएपी जलने रहता है और वहाँ पे देखिएगा उसके साइड में आपका एक गवर्निंग रैक होता है। जैसे आपका मेन टरबाइन में गवर्निंग रैक है, उससे बहुत ही छोटा गवर्निंग रैक आपका टीडीबीएपी में रहता है। और वहाँ पे देखिएगा गवर्निंग रैक में जो आपका कंट्रोल ऑयल आता है, वो कंट्रोल ऑयल में देखिएगा एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है और एनआरवी रहता है, और उसके पहले एक आपका वेंटिंग लाइन होता है। वेंटिंग वाल्व तो आपका ओपन आप क्लोज कर लीजिए, और आइसोलेटिंग वाल्व को धीरे धीरे आपको ओपन करना है। जब आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करते हैं तो वहाँ से जो कंट्रोल ऑयल है वो आपका गवर्निंग रैक में आता है। ठीक है, और गवर्निंग रैक में आप देखिएगा तो बहुत सारा सिस्टम्स रहता है। आपका रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व 2 है आपका, तो पहले तो फिल्टर है, फिल्टर के बाद आपका रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है, फिर आपका रिमोट एंगेज वाल्व रहता है, फिर आपका 2 IH जो इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कन्वर्टर, एक आपका मेन कंट्रोल वाल्व के लिए, एक आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के लिए रहता है, और 2 आपका सोलेनॉइड वाल्व है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टॉप वाल्व के लिए रहता है। तो ये आपका गवर्निंग रैक का सिस्टम है। गवर्निंग रैक का मैंने एक डिटेल वीडियो आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया टीडीबीएपी प्लेलिस्ट पे, आप जाके आपको ये सारा वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्निंग सिस्टम ऑफ टीडीबीएपी मिल जाएगा। आप उसको देखेंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज आ जाएगा। तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो गवर्निंग रैक को चार्ज कीजिए। गवर्निंग रैक चेक करना बड़ा आसान काम है। 17 मीटर पर जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको ओपन कर लीजिए, आपका गवर्निंग रैक चार्ज हो जाता है। ठीक है, गवर्निंग रैक चार्ज होने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है टीडीबीएपी का रोलिंग करना है। और टीडीबीएपी का रोलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको टरबाइन प्रोटेक्शन को रीसेट करना है। इसके बाद आपका देखिएगा जैसे आप टरबाइन प्रोटेक्शन को रीसेट करते हैं तो ट्रिप ऑयल प्रेशर 3 से 3.5 या 4 kg तक जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिमोट इंगेज सोलेनॉइड वाल्व से। और इसके बाद फिर आपको स्टॉप वाल्व को ओपन कमांड देना है। स्टॉप वाल्व को ओपन कमांड देने से वहाँ पे आप देखिएगा कि आप कुछ समय के बाद आपका स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है। जब एक बार स्टॉप वाल्व ओपन हो जाता है फिर आप टीडीबीएपी का रोलिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआरडीएस सिस्टम। अगर आपका पास एपीआरडीएस सिस्टम स्टीम है या आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम है, अगर दोनों में से कोई भी अगर स्टीम अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टॉप वाल्व एक बार ओपन हो गया फिर आप स्पीड रेफरेंस में जाके वहाँ पे आरपीएम 1000 आरपीएम दीजिए, फिर 1500 दीजिए, फिर 2000 दीजिए, फिर 2500 दीजिए, 3000 दीजिए, 3500 दीजिए, 4000 दीजिए। इस प्रकार से आप देते रहिए। ये जो हम लोग स्पीड रेफरेंस में स्पीड जो देते हैं वो डिपेंड करता है आपका केसिंग टेम्परेचर पे, कि केसिंग टेम्परेचर को भी आपको देखते रहना है बीच बीच में कि केसिंग टेम्परेचर आपका कितना है। केसिंग टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वो भी 50% केसिंग टेम्परेचर। 50% केसिंग टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि केसिंग का
जो मिड पॉइंट थिकनेस का जो मिड पॉइंट का टेम्परेचर आपको ये मेजर करता है 50%। तो 50% टेम्परेचर अगर आपको मिल रहा है, इट मीन्स आपका केसिंग जो है वो यूनिफॉर्म हीटिंग हो रहा है। तो केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए ही टरबाइन को स्पीड बढ़ाना है, नहीं तो आपको एनआरटीडी अलाउ ही नहीं करेगा टरबाइन की स्पीड बढ़ाने का। आप स्पीड डिफरेंस में स्पीड बढ़ा रहे हैं, एनआर आपका निकल रहा है, बट अगर आपका थर्मल स्ट्रेस आ रहा है, अगर आपको केसिंग टेम्परेचर इंक्रीज नहीं मिल रहा है, तो एनआरटीडी आपको स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं देगा, आपको रोक देगा वो। तो केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए ही आपको टरबाइन का आरपीएम को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है। अब मैं आपको डीसीएस में ले जाके दिखाता हूँ सारा पेज, और वहाँ पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, डीसीएस में टीजी पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपको टीडीबीएफपी का सारा पेज दिखेगा कि टीडीबीएफपी का कंट्रोल, टीडीबीएफपी का प्रोटेक्शन, टीडीबीएफपी का लूवाइल सिस्टम पेज, टीडीबीएफपी का टर्बोवाइजरी पैरामीटर्स, टीडीबीएफपी का गवर्निंग स्कीम, टीडीबीएफपी का सीलिंग स्कीम, टीडीबीएफपी का सेंट्रीफ्यूज। ये आपको टीडीबीएफपी का पेज दिखेगा। 2 टीडीबीएफपी है तो दोनों टीडीबीएफपी का अलग अलग आपको यहाँ पे पेज दिखता है। अब फ्रेंड, टीडीबीएफपी को हम लोग रोलिंग करना है। टीडीबीएफपी को रोलिंग करने से पहले आपका इंस्ट्रूमेंट सिस्टम चार्ज होना चाहिए, एटलीस्ट 1 सीपी रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, रेडिएटर का लेवल 2400 MWC के आसपास होना चाहिए, पीआरडीएस सिस्टम स्टीम अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आपका टीजीसीडब्ल्यू सिस्टम को हम लोग चार्ज करते हैं। टीजीसीडब्ल्यू सिस्टम का क्या है कि आपका जो भी मैकेनिकल सील है, आपका बीएफपी में मैकेनिकल सील होता है और बूस्टर पंप में मैकेनिकल सील दोनों एंड में होता है। तो उसके मैकेनिकल सील को कूलिंग करने के लिए आपका टीजीसीडब्ल्यू का लाइन आता है, और इसके साथ साथ आपका जो टरबाइन का जो लूवाइल सिस्टम है उसको भी कूल करने के लिए कूलर होता है। उस कूलर से हम लोग टीजीसीडब्ल्यू का वाटर फ्लो कराते हैं और वहाँ से लूवाइल को हम लोग कूल करते हैं, जो कि बियरिंग से जाता है तो उसका ऑयल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड, टीजीसीडब्ल्यू सिस्टम चार्ज करने के बाद फिर अभी नेक्स्ट स्टेप है लूवाइल सिस्टम को हम लोग चार्ज करते हैं। टीडीबीएफपी में आपका 2 एलओपी होता है, एलओपी ए, एलओपी बी, एक डीसीओपी होता है, एक जीओपी होता है। जीओपी का लिफ्टिंग कंडीशन के में हम लोग इसको काम करते हैं, और 2 वेपर सक्शन फैन होता है, इसलिए एक आपका रनिंग कंडीशन में रहता है। तो एक एलओपी आपका रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। इसका हेडर प्रेशर 13.2 kg के आसपास होता है, और लूवाइल हेडर प्रेशर दिखेगा वो 2.7 से 3.1 kg के आसपास आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका लूवाइल टेम्परेचर है। देखिए, जनरली 50 के आसपास आपका लूवाइल टेम्परेचर रहता है, 50 से 52 के आसपास लूवाइल टेम्परेचर रनिंग कंडीशन में आपका रहता है। तो एक एलओपी आपका सर्विस कंडीशन में होना चाहिए, रनिंग कंडीशन में। एक एलओपी आपका स्टैंड बाय रहता है, अगर किसी कारण से रनिंग एलओपी ट्रिप करता है तो स्टैंड बाय एलओपी स्टार्ट हो जाता है। डीसीओपी, जब दोनों एलओपी अगर किसी कारण से ट्रिप हो जाता है तो डीसीओपी एक्शन में आता है, और डीसीओपी का दिखेगा आपको फ्रेंड डिस्चार्ज आफ्टर कूलर एंड फिल्टर रहता है, ताकि ये डायरेक्ट टरबाइन के लूवाइल बियरिंग को कूल कर सके। और 2 वेपर सक्शन फैन है टू क्रिएट द वैक्यूम इनसाइड द बियरिंग चैम्बर्स, और वहाँ पे जो आपका वेपर फ्यूम रहता है उसको बाहर निकाल देता है। और जीओपी का काम लिफ्टिंग कंडीशन में रहता है। जब आपका टरबाइन को बारिंग गियर पे लाना है उससे पहले जीओपी को स्टार्ट करते हैं, तभी बारिंग, देखिए आपका ये बारिंग गियर वाल्व है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहता है। जब आपको बारिंग गियर पे लाना है तब आपको बारिंग गियर वाल्व को ओपन करना है। जब आपका टीडीबीएफपी ट्रिप करेगा तो बारिंग गियर वाल्व एक सर्टेन आरपीएम के बाद आपका बारिंग गियर वाल्व ओपन होता है और आपका बारिंग पे आ जाता है। तो ये आपका टरबाइन का टीडीबीएफपी का लूवाइल पेज है। तो जनरली आपका लूवाइल हेडर प्रेशर 2.5 से 3 kg के आसपास होना चाहिए। तो फ्रेंड, अगर हम टीडीबीएफपी का ओवरव्यू पेज देखें तो आपका बीच में मेन आपका ये टरबाइन है, मेन टरबाइन है, और इसी टरबाइन से आपका बूस्टर पंप और बॉयलर फीड पंप कनेक्टेड रहता है, कपल रहता है। देखिए, ये आपका मेन टरबाइन है, इसके साथ ही कपल्ड है आपका बॉयलर फीड पंप। ये आपका गियर बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड है आपका बूस्टर पंप। तो बूस्टर पंप जो है वो गियर बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है टरबाइन के साथ, और टरबाइन डायरेक्टली कपल रहता है बॉयलर फीड पंप के साथ, ठीक है। ये आपका स्टॉप वाल्व है। इसी स्टॉप वाल्व से आपका मेन स्टीम, जो रोलिंग के लिए जो स्टीम आता है, इसी स्टॉप वाल्व से आता है। तो ये स्टॉप वाल्व आपको ओपन करते हैं, फिर कंट्रोल वाल्व के थ्रू आता है स्टीम टरबाइन में, और ये जो स्टीम आफ्टर डूइंग वर्क डन कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये आपका टरबाइन का ये बॉयलर फीड पंप का स्पीड है, ठीक है। और ये आपका रीसर्कुलेशन वाल्व है, और ये आपका डिस्चार्ज वाल्व, और इसका आईबीबी है। और ये डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो जनरली लोड के हिसाब से डिपेंड करता है, मैक्सिमम 200 kg तक जाता है।
तो यहाँ से जो स्टीम है वो स्टॉप वाल्व होते हुए मेन कंट्रोल वाल्व से होते हुए टरबाइन में आता है, और टरबाइन का एग्जॉस्ट से कनेक्टेड है। ये आपका बॉयलर फीड पंप का आरपीएम है, ये रिसर्कुलेशन वाल्व, ये आपका डिस्चार्ज वाल्व, ये उसका आईबीबी, और ये डिस्चार्ज प्रेशर जो फीड कंट्रोल स्टेशन से होते हुए बॉयलर इकोनोमाइजर से होता हुआ आपका ड्रम में चला जाता है। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है। ये आपका सक्शन वाल्व है। ये सक्शन वाल्व ओपन कंडीशन में होना चाहिए। आपका ओपन कैसे होगा तो आपको फीडबैक रेट मिलेगा, तो इसका मतलब ये ओपन में। ये आपका बूस्टर पंप का डिस्चार्ज है जो कि फीड पंप का सक्शन में आता है, और ये फीड पंप का बॉयलर फीड पंप का डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज में ही आपका रिसर्कुलेशन वाल्व है जो कि अब डेरेटर में चला जाता है, और ये आपका मेन डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीबी है जो कि फीड कंट्रोल स्टेशन में चला जाता है। तो ये आपका रिसर्कुलेशन लाइन है जो जाता है डेरेटर में, और ये आपका डिस्चार्ज वाल्व जो कि आपका फीड कंट्रोल स्टेशन में चला जाता है। तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू है। तो फ्रेंड, फीड वाटर लाइन चार्जिंग के बाद अब आपका मेन काम है टरबाइन का लाइन अप करना। आपको जीओपी को स्टार्ट करना है। जीओपी को जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपका टरबाइन का शाफ्ट लिफ्ट होता है। इसके बाद आपको टर्निंग गियर वाल्व को ओपन करना है। जैसे आप टर्निंग गियर वाल्व को ओपन करते हैं तो आपका टीडीवीपी बारिंग पे आ जाता है। उस समय इसका स्पीड जो आप देखिएगा वो 400 से 450 आरपीएम के आसपास होता है। फ्रेंड, टीडीवीपी जब बारिंग पे आ जाता है तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है ग्लेन स्टीम चार्जिंग का पीआरडीएस से। देखिए आपका ये फ्रॉम ऑक्स पीआरडीएस सिस्टम कि इसका टेम्परेचर जब तक 220 230 ना आ जाए तब तक आपको ग्लेन स्टीम चार्ज नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए आपका ये एचपी ड्रेन फ्लश टैंक में ड्रेन वाल्व को ओपन कर लीजिए। यहाँ से ये आपका ड्रेन है वाल्व है, ये ग्लेन स्टीम ड्रेन वाल्व, इसको भी आपको ओपन कर लेना है। जितना आप ये ओपन रहेगा, जितना आपका ग्लेन स्टीम फ्लो होगा उतना आपको टेम्परेचर मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपका ग्लेन स्टीम सप्लाई वाल्व है, और इसका ये बाईपास मोटराइज वाल्व है। ठीक है, ये दोनों आपको आपस में मिलके देखिए, ये आपका न्यूमेटिक वाल्व, ये आपका मोटराइज बाईपास वाल्व है। ये दोनों मिलके आपका ये ग्लेन स्टीम स्टेशन हेडर बनाते हैं। ये आपका ग्लेन स्टीम स्टेशन हेडर है। ठीक है, और इसी ग्लेन स्टीम हेडर से टरबाइन के दोनों एंड में, देखिए इस एंड में और आपका इस एंड में हम लोग ग्लेन स्टीम सील प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका एयर इनग्रेस ना हो फ्रॉम एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो दोनों एंड में हम लोग ग्लेन स्टीम चार्जिंग कर देते हैं इसी हेडर से। और ये आपका डंप वाल्व है। अगर किसी हेडर, इस हेडर का प्रेशर जो सेट पॉइंट से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये डंप वाल्व ओपन हो जाता है। इसमें भी आपके मोटराइज वाल्व है, और ये आपका न्यूमेटिक वाल्व है। और ये इसमें एक ओरिफिस लगा रहता है, ये ऑलवेज ओपन कंडीशन में रहता है। अगर कुछ इसमें वाटर कंडेंस हो जाए तो ये आपका डायरेक्ट एचपी फ्लश टैंक में चला जाता है, और फाइनली ये आपका कंडेंसर में चला जाता है। तो इसमें ये आपका कंडेंसर का लाइन है, इस कंडेंसर में आपका डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये आपको जो है ये ग्लेन स्टीम सप्लाई हेडर लाइन है। ये यहाँ से पीआरडीएस से स्टीम आया, ये आपका ग्लेन स्टीम सप्लाई स्टेशन है, ये आपका ग्लेन स्टीम हेडर है। ये आपका दोनों एंड में हम लोग ग्लेन स्टीम सप्लाई प्रोवाइड कर दिए, और ये आपका जो डंप वाल्व है जो ग्लेन स्टीम हेडर प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये आपका ग्लेन स्टीम स्टेशन का ये देखिए सेट प्रेशर है। यहाँ आपका ग्लेन स्टीम हेडर प्रेशर का 2 ट्रांसमीटर है, प्रेशर 1 प्रेशर 2, और ये आपका प्रेशर सेट प्रेशर है। इस सेट प्रेशर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग सेट प्रेशर डाल देते हैं कि आपको कितना ग्लेन स्टीम स्टेशन हेडर है उसको कितना आपको प्रेशर मेंटेन रखना चाहते हैं। तो 250 के आसपास, यहाँ से इंक्रीज यहाँ से डिक्रीज आप कर सकते हैं इसको। जब इसको आप सेट पॉइंट डाल देते हैं तो इसके हिसाब से ही आपका सप्लाई वाल्व और डंप वाल्व ओपन एंड क्लोज होता है। ये ग्लेन स्टीम स्टेशन टेम्परेचर है, ये आपका सेट प्रेशर, और इसी के हिसाब से आपका ये ग्लेन स्टीम प्रेशर 1 प्रेशर 2, ये आपका हेडर प्रेशर है। इसी हेडर प्रेशर को सेट करने के बाद ही आपका सप्लाई वाल्व और डंप वाल्व ऑटो में ओपन और क्लोज होता है। ये डंप वाल्व ये सेट प्रेशर के हिसाब से, अगर सेट प्रेशर ज़्यादा हो गया तो डंप वाल्व ओपन हो जाएगा, अगर सेट प्रेशर कम हो गया तो आपका सप्लाई वाल्व ओपन हो जाएगा। और ये आपका ये ग्लेन स्टीम प्रेशर कंट्रोल स्टेशन है। यहाँ पे आपका ये 50% से ऊपर जाएगा तो आपका सप्लाई वाल्व ओपन होगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा जो है डंप वाल्व। तो इस प्रकार से अगर सप्लाई वाल्व ओपन होगा तो ये डंप वाल्व क्लोज रहेगा, और सप्लाई वाल्व अगर क्लोज है तो डंप वाल्व ओपन होता है। इस टाइप से इसका ये रहता है ताकि ये दोनों मिल के आपका ग्लेन स्टेशन हेडर को एज पर द सेट पॉइंट मेंटेन रखने का ये कोशिश करता है ये। तो फ्रेंड, टरबाइन का ग्लेन स्टीम चार्ज करने के बाद अब टरबाइन का जो एग्जॉस्ट कंडेंसर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका एग्जॉस्ट लाइन है, इसको कंडेंसर के साथ, इसमें बटरफ्लाई वाल्व होता है तो कंडेंसर कनेक्ट कर देते हैं। तो
कंडेंसर के साथ कनेक्शन होने के बाद आपका पूरा का पूरा टरबाइन जो होता है वैक्यूम के साथ कनेक्टेड हो जाता है। इसके बाद आपको गवर्निंग रैक चार्जिंग करते हैं, उसको जो 17 मीटर पर जो आइसोलेटिंग वाल्व को ओपन करके गवर्निंग रैक को चार्ज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टरबाइन रोलिंग करना। टरबाइन रोलिंग करने से पहले हम जो आपका टरबाइन का प्रोटेक्शन सिस्टम का पेज को क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ पे पूरा प्रोटेक्शन का दिख रहा है, ये आपका प्रोटेक्शन है। अगर इसमें से कोई भी अगर एक्ट हो जाता है तो उसका ट्रिप लॉजिक एक्टिवेट हो जाएगा और TDVP को ट्रिप करा देगा। ये आपका टरबाइन ट्रिप है, ये टरबाइन रीसेट है, क्योंकि मान लीजिए अभी आपका टरबाइन ट्रिप कंडीशन में है तो आपका टरबाइन को रीसेट करते हैं। रीसेट करने से क्या होता है कि ये आपका पहले रेड कलर था, जैसे आप रीसेट करते हैं ये आपका ग्रीन कलर हो जाता है। यहाँ पे आपको FST आउट करके आता रहेगा। तो जैसे आप टरबाइन को रीसेट करते हैं तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन मतलब आपका टरबाइन TDVP का जो टरबाइन था वो आपका रीसेट हो गया, ठीक है, ये ग्रीन कलर होने से। और जैसे टरबाइन आपका रीसेट होने से आपका जो रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व है, ये दो आपको दिख रहा है, ट्रिप SOV1 ट्रिप SOV2, ये आपका इनर्जाइज हो जाता है। ये आपका कंट्रोल ऑयल प्रेशर है 10.5 kg, ये आपका कंट्रोल, और यहीं पे आपका फिल्टर लगा रहता है। जैसे आप इस गवर्निंग रैक पेज पे आप जाइएगा तो कंट्रोल ऑयल का लाइन, उसके बाद पहले आपका गवर्निंग फिल्टर रहेगा, उसके बाद आपका दोनों ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व रहता है, उसके बाद आपका एक रिमोट इंगेज सोलेनॉइड वाल्व रहता है। जैसे आप टरबाइन को प्रोटेक्शन रीसेट करते हैं तो ये दोनों RTS जो रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज हो जाता है और आपको ट्रिप ऑयल का प्रेशर दिखेगा वहाँ पे 3 से 3.5 kg आपको मिलने लगता है। इसमें टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट करने से ही आपका RTS दोनों एनर्जाइज होगा और रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व जो है ये भी आपका एनर्जाइज हो जाता है। इस एनर्जाइज होने से क्या होता है कि आपको ट्रिप ऑयल का प्रेशर 3.5 kg के आसपास मिलने लगता है जी, ये आपको ट्रिप ऑयल प्रेशर। और टरबाइन जैसे ही ट्रिप करेगा तो ये आपका रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व दोनों है डी एनर्जाइज हो जाता है और ट्रिप ऑयल प्रेशर को जीरो कर देगा, ये ट्रिप ऑयल प्रेशर जीरो हो जाता है। तो जैसे आप टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट किए तो रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज होता है और ये आपको RTS दोनों एनर्जाइज होता है। इससे आपको ट्रिप ऑयल का प्रेशर दिखेगा वो 3.5 से 4 के आसपास मिलने लगता है। ये कंट्रोल ऑयल प्रेशर है, ये आपका रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व है। और ये अगर जैसे टरबाइन ट्रिप किया तो ये आपको ड्रेन के साथ कनेक्टेड हो जाता है। ड्रेन से कनेक्टेड मतलब क्या होता है कि कंट्रोल ऑयल लाइन आइसोलेटेड हो जाता है और ट्रिप ऑयल को ड्रेन से कनेक्ट कर देता है और ट्रिप ऑयल प्रेशर आपका जीरो हो जाता है। ये ट्रिप ऑयल क्या होता है, ड्रेन से कनेक्टेड हो जाएगा और ट्रिप ऑयल प्रेशर आपको जीरो कर देगा। ट्रिप ऑयल प्रेशर जीरो मतलब आपका टरबाइन का स्टॉप वाल्व क्लोज, टरबाइन TDVP ट्रिप और आपको TDVP बारिंग गियर पे आ जाएगा। अगर आपको कंट्रोल प्रेशर 10.5 kg मिल रहा है और ट्रिप ऑयल प्रेशर आपको कम मिल रहा है, इसका मतलब आपका फिल्टर जो है, जो RTS के पहले जो आपका फिल्टर है ये आपका चोक हो जाएगा। आप फिल्टर को चेंज ओवर करवा लीजिए, यहीं पे आपका फिल्टर आता है, इसको आप चेंज ओवर करवा लीजिए। इसी से पता चलता है कि आपका फिल्टर चोक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपको ट्रिप ऑयल प्रेशर आपको मिल गया 3.5। इसके बाद आप नेक्स्ट काम है आपका स्टॉप वाल्व को ओपन करना। तो फ्रेंड टरबाइन गवर्निंग पेज में दोनों जो RTS सोलेनॉइड वाल्व और रिमोट इंगेज सोलेनॉइड वाल्व जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रिमोट इंगेज सोलेनॉइड वाल्व, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, समझ गए। जैसे आप टरबाइन प्रोटेक्शन रीसेट करते हैं तो रिमोट इंगेज सोलेनॉइड वाल्व आपका एनर्जाइज हो जाता है और RTS जो रिमोट सोलेनॉइड वाल्व है, ये रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड, ये दोनों भी एनर्जाइज होकर आपको ट्रिप ऑयल का प्रेशर 3.5 kg के आसपास आ जाता है। इसके बाद अगर आपको 4 kg जैसे जनरेट हो गया ट्रिप ऑयल तो फिर ऑटो में रिमोट इंगेज सोलेनॉइड वाल्व क्लोज हो जाना चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं हो रहा है 4 kg के बाद भी तो इसको आपको क्लोज कमांड दे देना। इसका मेन काम है इनिशियल में 4 kg के आसपास ट्रिप ऑयल प्रेशर जनरेट करना, ठीक है। 4 kg आ गया तो आप इसको ऑटो में क्लोज कमांड दे दीजिए, फिर उसका अब कोई काम नहीं है। फ्रेंड यहाँ से देखिए ट्रिप ऑयल आपका SOV2221 से और SOV2220 से जा रहा है। ये दोनों सोलेनॉइड वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टॉप वाल्व। इसका डिटेल ऑपरेशन मैं आपको भी बताऊंगा। ये ऑयल प्रेशर अबव पिस्टन, ये ऑयल प्रेशर बिलो पिस्टन है। ये दोनों सोलेनॉइड वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टॉप वाल्व ESV। अभी देखिए क्या देख रहे हैं, आपका स्टॉप वाल्व ओपन है तो ऑयल प्रेशर एबव पिस्टन 0, ऑयल प्रेशर बिलो पिस्टन आपका 9.67 kg आपको दिखा रहा है। और यहाँ से आपका 2 IH कन्वर्टर है, ये IH कन्वर्टर 1, ये IH कन्वर्टर जो है एक आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के लिए ऑपरेशन के लिए है और ये IH कन्वर्टर जो है
ये आपका मेन कंट्रोल वाल्व के ऑपरेशन के लिए है। ये IH कन्वर्टर ट्रिप ऑयल कितना आपको जनरेट करना है, कितना सेकेंडरी ऑयल जनरेट करना है, जितना आपको RPM चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे सेकेंडरी ऑयल प्रेशर जनरेट होगा और उसके हिसाब से आपका मेन कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये IH कन्वर्टर है फॉर ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व के लिए। यहाँ पे देखिए अब ये क्लोज है तो 1.44 रहेगा, जैसे इसको ओपन करते जाइएगा तो सेकेंडरी ऑयल प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व है। यहाँ से फ्रॉम ऑक्स PRDS सिस्टम का स्टीम और CRS का स्टीम दोनों मिलके इसी ऑक्स कंट्रोल वाल्व से होता हुआ और यहाँ पे एम्प्टी एक्सट्रैक्शन का स्टीम आपस में मिलता है और ये स्टीम तीनों स्टीम आपस में मिलके ये मेन स्टॉप वाल्व से होता हुआ आपका कंट्रोल वाल्व से होता हुआ टरबाइन में आता है। अब मान लीजिए आपको स्टॉप वाल्व को ओपन करना है तो इसको हम ओपन कमांड देंगे। अभी तो ऑलरेडी ओपन है, इसको हम लोग ओपन कमांड देने से क्या होता है देखिएगा, वहाँ पे ये दोनों सोलेनोइड वाल्व आपका इनर्जाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड जैसे आप स्टॉप वाल्व को ओपन कमांड देते हैं तो ये जो SOB 2220 और SOB 2221 ये दोनों इनर्जाइज होता है। लेकिन दोनों इनर्जाइज का मतलब क्या होता है बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो SOB 2220 ये इनर्जाइज होता है, इसका मतलब यहाँ से ट्रिप ऑयल थ्रू हो जाएगा एबव द पिस्टन। आपको दिखेगा कि SOB 2220 से आपका ट्रिप ऑयल प्रेशर आपको दिखना शुरू हो जाएगा 9 kg या 8 kg के आसपास दिखना शुरू होगा। मतलब कि सोलेनोइड वाल्व 2220 इनर्जाइज का मतलब होता है कि आपका जो ट्रिप ऑयल थ्रू हो जाएगा दिस सोलेनोइड वाल्व आपका एबव द पिस्टन आपको ट्रिप ऑयल जाएगा। और SOB 2221 इनर्जाइज का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रिप ऑयल जा रहा था इसको आइसोलेट कर देगा और ESB जो स्टॉप वाल्व के बिलो द पिस्टन जो भी ऑयल था उसको ड्रेन के साथ आपको कनेक्ट कर देगा। मीन्स आप स्टार्टिंग में जैसे आप स्टॉप वाल्व को ओपन कमांड देते हैं तो SOB 2221 जो ऑयल प्रेशर बिलो द पिस्टन ये आपको 0 दिखाएगा और एबव द पिस्टन SOB 2220 से आपका ट्रिप ऑयल प्रेशर आपको 8 या 9 kg मिलना शुरू हो जाता है या 7.5 के आसपास मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या काम होता है कि अभी जो ट्रिप ऑयल जो है वो एबव द पिस्टन जाके इस स्टॉप वाल्व को क्लोज कर रहा है, प्रेस कर रहा है और बिलो द पिस्टन ऑयल को ड्रेन कर दे रहा है। थोड़ा समय के बाद क्या होता है कि दोनों सोलेनोइड वाल्व डी एनर्जाइज हो जाता है। दोनों सोलेनोइड वाल्व डी एनर्जाइज का मतलब क्या होता है कि अगर आपका SOB 2220 डी एनर्जाइज होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपका एबव द पिस्टन जो ट्रिप ऑयल गया हुआ था इसका पाथ अब क्लोज हो जाएगा। यहाँ से जो ट्रिप ऑयल जा रहा था इसको होल्ड कर देगा और एबव द पिस्टन को ड्रेन के साथ कनेक्ट कर देगा। और SOB 2221 डी एनर्जाइज का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ से ट्रिप ऑयल थ्रू हो जाएगा और बिलो द पिस्टन आपको ट्रिप ऑयल मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा अभी आप क्या देख रहे हैं कि ऑयल प्रेशर बिलो पिस्टन आपको 9 kg दिखा रहा है। मीन्स ये जो पिस्टन यहाँ से ऑयल प्रेशर जाएगा और स्टॉप वाल्व को धीरे धीरे आपको ओपन कर देगा। मीन्स डी एनर्जाइज अभी दोनों सोलेनोइड वाल्व डी एनर्जाइज है। इसका मतलब क्या होता है कि SOB 2220 आपका ड्रेन से कनेक्टेड है और SOB 2221 ट्रिप ऑयल थ्रू जा रहा है बिलो द पिस्टन टू ओपन द स्टॉप वाल्व। अभी स्टॉप वाल्व आपका ओपन, इसलिए अभी आपको ऑयल प्रेशर बिलो द पिस्टन दिखा रहा है, ऑयल प्रेशर एबव द पिस्टन आपको नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका ये ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि टरबाइन को रोल करना है विद द स्टीम। यहाँ पे आप देखिए ये फ्रॉम एम्प्टी एक्सट्रैक्शन मतलब IP एक्सट्रैक्शन का स्टीम है। ये आपका मोटराइज वाल्व है। ये 2 TBP है, दोनों TBP का एक कॉमन मोटराइज वाल्व है। ये आपका ड्रेन वाल्व है EXB 109। यहाँ से आने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे ब्रांच है, ये 2 TBP बम्बई के लिए जा रहा है। मीन्स ये जो मोटराइज वाल्व है ये सिंगल मोटराइज वाल्व है। यहाँ से ऑयल, यहाँ से स्टीम आता है IP एक्सट्रैक्शन स्टीम, यहाँ से दूसरा TBP के लिए ब्रांच हो जाता है। यहाँ से एक लाइन आता है और यहाँ से देखिएगा इसमें वेंट लाइन है। ये आपको 17 मीटर पे मिलेगा, वेंट वाल्व है। ये EXB 31 32 नाम रहता है। ये आपको ओपन कर लीजिए। चाहे आपको हीटिंग करना है, हीटिंग करने के लिए आपको वेंट और ड्रेन जितना भी ओपन कर लीजिए। ये आपका ड्रेन लाइन है, इसको भी ओपन कर लीजिए। और लाइव स्टीम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको यहाँ पर दिखा रहा है। ये आपका लाइव स्टीम प्रेशर है, ये आपका लाइव स्टीम टेम्परेचर। यहाँ से ये स्टॉप वाल्व से होता हुआ, कंट्रोल वाल्व से होता हुआ यहाँ पे आपको टरबाइन के अंदर ये आएगा और टरबाइन को RPM बढ़ाएगा और वही स्टीम आपका कंडेंसर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सट्रैक्शन स्टीम है।
नेक्स्ट सोर्स है आपका पीआरडीएस से। ये देखिए फ्रॉम पीआरडीएस से आपको लाइन आ रहा है, यहाँ से आपको ग्लेन स्ट्रीम सप्लाई के लिए भी जा रहा है, और यहाँ से ये लाइन जो है आप देखिएगा ये आपको सीआरएस के साथ कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ से सीआरएस लाइन है, यहाँ पे सीआरएस का मोटराइज वाल्व है, और एपीआरडीएस में आपका मैनुअल ऑसिलेटिंग वाल्व रहता है। दो टीबीपी दोनों टीबीपी के लिए अलग अलग ऑसिलेटिंग वाल्व रहता है। ये आपका ड्रेन लाइन है सीआरएस का। तो सीआरएस में मोटराइज वाल्व है, और यहाँ पे आपको एपीआरडीएस का स्टीम मिल जाता है। मिलने के बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, ये ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व है, और ये उसका बाईपास मोटराइज वाल्व है। ये सबसे पहले ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व ओपन करने से पहले हम लोग मोटराइज वाल्व भी ओपन करते हैं। ये आपका ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व है, ये आपका वेंट वाल्व है, इसको भी हम लोग ओपन कर देंगे, क्योंकि जितना वेंटिंग आप करवाइएगा उतना उसका आपको टेम्परेचर का क्राइटेरिया मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑक्स पीआरडीएस सीआरएस का आपस में मिल के ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व से होता हुआ, अब पहले इसका ये ओवर हीटिंग लाइन है, यहाँ से वेंट वाल्व है, और ये आपका कंट्रोल स्टेशन है। इसको हम लोग ऑटो में डाल देते हैं और पीएनआईडी में सेट कर देते हैं। आपको जितना मेंटेन करना है 4 kg या 4.5 kg आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये ऑटो में डाल दीजिए, और यहाँ पर देखिए सेट पॉइंट को आप 4.3 4.4 आप डाल दीजिएगा। तो जैसे ये एम्प्टी एक्सट्रैक्शन स्टीम, जो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर इससे कमेगा, तो ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व आपका ओपन होके प्रेशर जितना आप सेट पॉइंट रखें इतना आपको मेंटेन रखेगा। इस प्रकार से ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व आपका काम करता है। ये मेन जो है एम्प्टी एक्सट्रैक्शन स्टीम के प्रेशर को देखेगा। जैसे सेट पॉइंट से ये प्रेशर कमेगा, ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व ओपन हो जाएगा और प्रेशर को सेट प्रेशर के लाइव स्टीम प्रेशर को सेट प्रेशर के आसपास मेंटेन रखने का ये कोशिश करेगा। देखिए अभी आपका सेट पॉइंट 4.3 था, यहाँ पे प्रेशर 4.2 था, इसलिए वो ओपन हो गया। तो फ्रेंड मान लीजिए कि आपके पास अभी आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम नहीं है, सिर्फ पीआरडीएस स्टीम अवेलेबल है, तो पहले आप स्टॉप वाल्व को ओपन कर लीजिए और ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व को लाइन अप करके, और यहाँ से आप इसके पीएनआईडी को ओपन कीजिए। यहाँ पर लाइव स्टीम प्रेशर और टेम्परेचर आपको दिखाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए और इसको आप ऑटो में डाल के उसके सेट पॉइंट में आप 2 या 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप सेट प्रेशर डाल दीजिए। शुरू में आप 2.5 रखिए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद देखिएगा क्या होता है कि जैसे लाइव स्टीम प्रेशर आपका 0 है अभी, तो जैसे सेट पॉइंट आप 2.5 डालें तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होगा। और इसके बाद क्या होता है कि आपको लाइव स्टीम प्रेशर को 2.5 को मेंटेन करेगा। यहाँ से आपका स्पीड रेफरेंस पे जाना, ध्यान रखिएगा। अब स्पीड रेफरेंस है, स्पीड रेफरेंस में रिमोट एंड लोकल होता है। ये आपका रेड कलर है चूँकि रिमोट में है, और ये आपका लोकल है। स्टार्टिंग में हम लोग लोकल में रखते हैं, तो लोकल वाले पे आप क्लिक कीजिएगा और इसमें आरपीएम आप जितना आपको देना है दे सकते हैं। 1000, 1500, 2000, 2500 आप डाल सकते हैं। स्पीड रेफरेंस का ये, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसमें आप 1000 आप डाल दीजिए। 1000 डालने के बाद क्या होता है कि इसका आरपीएम आपका बढ़ने लगता है। फ्रेंड अभी ये टीडीबीपी रनिंग कंडीशन में, और इसको हम लोग रिमोट में डाल दिए। रिमोट में ये ड्रम लेवल को मेंटेन कर रहा है। यहाँ देखिए डेटा लेवल है, ये आपका ड्रम लेवल है, एक्चुअल ड्रम लेवल। ये एनआर लोकल जो आपका रेफरेंस निकाल रहा है, ये आपका एनआरटीडी जो बेस्ड ऑन द केसिंग टेम्परेचर, और ये स्पीड कंट्रोल का आउटपुट यहाँ पे डिमांड आ रहा है, और ये पोजीशन जो है वो कंट्रोल वाल्व का पोजीशन है। तो ये कैसे वर्क करता है, यहाँ पे क्या होता है कि टीडीबीपी आरपीएम को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके ड्रम लेवल को मेंटेन करता है। आपका ड्रम लेवल अगर कम जा रहा है तो आरपीएम को बढ़ाएगा, और आरपीएम बढ़ाने के लिए क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल का आउटपुट इंक्रीज करेगा। स्पीड कंट्रोल आउटपुट जैसे इंक्रीज करेगा तो आपका कंट्रोल वाल्व को ओपन करेगा। कंट्रोल वाल्व ओपन करेगा तो स्टीम ज़्यादा जाएगा, तो टरबाइन का आरपीएम बढ़ेगा। टरबाइन का आरपीएम बढ़ेगा तो उससे आपका फ्लो बढ़ेगा। टरबाइन का आरपीएम बढ़ने से उसका फ्लो बढ़ेगा और डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है। जैसे ही आपका टीडीबीपी का आरपीएम बढ़ता है तो उसका आपको बीएफपी का फ्लो बढ़ेगा और बीएफपी का प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका बीएफपी का आरपीएम बढ़ाने से आपका डिस्चार्ज प्रेशर और फ्लो दोनों बढ़ता है। तो टीडीबीपी ऐसे ही काम करता है। अभी क्या कीजिए कि स्पीड रेफरेंस को ओपन कीजिए और उसमें 1000 डाल दीजिए। अभी आरपीएम 450 रहेगा। आप 1000 जैसे डालते हैं तो आपका डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से देखिएगा आपका पोजीशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका कंट्रोल वाल्व ओपन होगा। जैसे ही कंट्रोल वाल्व ओपन होगा तो स्टीम ज़्यादा जाएगा और टरबाइन का आरपीएम बढ़ना शुरू होगा। जैसे जैसे आपका टरबाइन का आरपीएम बढ़ेगा, अभी आपका क्या होता है कि ये जो रिसर्कुलेशन वाल्व है ओपन कंडीशन में है, डिस्चार्ज वाल्व क्लोज कंडीशन में रहेगा। तो रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ओपन ही रहेगा। डिस्चार्ज वाल्व क्या होता है कि इसका ओपनिंग का क्राइटेरिया है कि जब तक इसका आरपीएम 800 आरपीएम से ज़्यादा ना हो जाए और डिस्चार्ज प्रेशर बीएफपी का प्रेशर 800 आरपीएम और डिस्चार्ज प्रेशर 20 kg से ऊपर जाएगा, तभी आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन होता है। ये उसका क्राइटेरिया है। तो
मतलब 8,000 से 800 से 1000 आरपीएम पे आपका डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाएगा और रिसर्कुलेशन वाल्व ऑलरेडी ओपन कंडीशन में ही है। यहाँ पे आरपीएम को बढ़ाने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि आपका देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टीम प्रेशर, एग्जॉस्ट स्टीम टेम्परेचर, एग्जॉस्ट हुड टेम्परेचर और केसिंग 50% टेम्परेचर। 50% केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए ही आरपीएम बढ़ाना है। शुरू में 1000 आरपीएम आप दे दिए, आप थोड़ा वेट कीजिए केसिंग टेम्परेचर। केसिंग टेम्परेचर आपका थोड़ा बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्टीम जाएगा केसिंग टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। केसिंग टेम्परेचर जैसे आपका 1500 आरपीएम डालने के लिए केसिंग टेम्परेचर आपका 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो ये केसिंग टेम्परेचर को देखते ही आरपीएम बढ़ाना है, नहीं तो आपको टरबाइन के अंदर आपका स्ट्रेस आ जाएगा। 50% टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि टरबाइन के केसिंग का 50% थिकनेस तक आपका टेम्परेचर कितना है, मीन आपको यूनिफॉर्म हीटिंग होना चाहिए। और शुरू से देखिएगा आपका एग्जॉस्ट टेम्परेचर बढ़ना लगेगा और 90 डिग्री पे आपका ये ट्रिप करा देता है। तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर को कूल करने के लिए आपको CP से लाइनअप कर दीजिएगा, तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा। ये जनरली आपका 40-45 के आसपास मेंटेन होता है। केसिंग टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा और आप आरपीएम बढ़ा सकते हैं। फिर आप 1500 आरपीएम डाल दीजिए। 1500 आरपीएम डालने के बाद क्या होता है, आपका ये जो ड्रेन जो है ये सब तीनों ओपन होना चाहिए। ये आपका केसिंग ड्रेन है, ये तीनों आपको ओपन कर लेना। और ये देखिएगा जैसे आपका 4000 आरपीएम डालिएगा, टरबाइन का स्पीड 4000 आएगा, तो ये सब ऑटो में क्लोज हो जाएगा। ये आपका ड्रेन टेम्परेचर और क्रॉस ड्रेन टेम्परेचर है। ये देखिएगा जैसे जैसे आपका स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगा ये ड्रेन टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए ही आरपीएम बढ़ाना है, नहीं तो थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। फिर आप आरपीएम 2000 डालिए। 2000 डालने के लिए क्या है कि केसिंग टेम्परेचर आपका 180 डिग्री के आसपास होना चाहिए। फिर अब देखिए केसिंग टेम्परेचर आपका 200 आ गया, तो आप 2500 आरपीएम डाल दीजिए। फिर आपको 3000 डाल दीजिए, 220 के आसपास 3000 डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आप आरपीएम केसिंग टेम्परेचर को देखते हुए आरपीएम बढ़ाते जाइए। तो आपको क्या होता है कि आप यहाँ अगर आपके एक्सक्शन स्टीम अवेलेबल है तो इसको आप यहाँ से लाइनअप कर सकते हैं, नहीं तो PRDS से आपका लाइनअप तो है ही। तो जैसे जैसे आप आरपीएम बढ़ाइएगा, स्पीड रेफरेंस आरपीएम बढ़ाइएगा, तो आपका क्या होता है कि डिमांड बढ़ेगा शुरू में, फिर उसका पोजीशन बढ़ेगा, कंट्रोल वाल्व ओपन होगा, वहाँ से टरबाइन के अंदर स्टीम ज़्यादा जाएगा। उससे आपका क्या होगा कि BFP का आरपीएम बढ़ेगा, BFP का आरपीएम बढ़ेगा तो आपका फ्लो बढ़ेगा और डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आरपीएम बढ़ाते जाइए 4000 पे लेके जाइए। और इसके बाद धीरे धीरे आप क्या कीजिए कि आपको मैच करवाना है। अगर कोई अदर TDBFP चल रहा है तो उसके साथ आप उसको मैच करवा सकते हैं। ये जो NRTD आप NR दे रहे हैं, NR मतलब आप लोकल में बढ़ा रहे हैं, लेकिन NRTD तभी बढ़ेगा जब आपका केसिंग टेम्परेचर उसको फुलफिल करेगा, नहीं तो NRTD उसको कमांड ही नहीं देगा निकलने के लिए। और जब आपका टरबाइन लोडिंग कंडीशन में आ जाता है तो ये सारा वेंट वाल्व, ड्रेन वाल्व आप सबको क्लोज कर लीजिए और आपका TDBFP लोडिंग में आ गया। इस प्रकार से हम TDBFP को रोलिंग कर सकते हैं। ये सारा ड्रेन वेंट जो भी है सबको क्लोज कर दीजिए। अब ये सब जितना भी केसिंग ड्रेन है ये 4000 आरपीएम के बाद ऑटो में क्लोज हो जाएगा। और अभी कभी कभी अगर टरबाइन का वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो हम लोग एक जो केसिंग, तो अगर TDBFP का वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो हम लोग एक केसिंग ड्रेन को ओपन करके रखते हैं ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर अगर कंडेंस हो जाता है तो बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड अभी आपने देखा कि DCS ऑपरेशन में हम TDBFP का रोलिंग एंड लोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन
पता चल गया होगा कि DCS में हम लोग TDVP का रोलिंग कैसे करते हैं। और कुछ भी अगर डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।